आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आकाशवाणी रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर मैं प्रियंका मामगन आप सभी का स्वागत करती हूँ रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में। दोस्तों, जब हम मनुष्य की बात करते हैं और जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो एक शरीर के रूप में दिखाई देता है, और जब मानव शरीर को साधारण नज़रों से हम देखते हैं, बाहर से हम देखते हैं, तो वो एक सिंगल स्ट्रक्चर की तरह हमें दिखाई देता है जो कि कई सारी हड्डियों से मिलकर बना होता है। अब सोच कर देखिए कि शरीर में ये हड्डियों का स्ट्रक्चर नहीं होता तो मानव शरीर कोशिकाओं, उत्तकों, अंगों, नसों और त्वचा का एक पिंड होता, पोटली जैसा होता। जी हाँ, कहने का अर्थ है कि हड्डियां मनुष्य के शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक नवजात शिशु के अंदर 300 हड्डियां होती हैं, वहीं जब बच्चा बड़ा होता है तो कुछ हड्डियां जुड़कर एकल हड्डियों का निर्माण करती हैं, और एक वयस्क इंसान के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियों के बिना मानव शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती है। स्वस्थ जीवन के लिए हड्डियों का स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है, और आज हेल्पलाइन प्रोग्राम में हम विषय लेकर आए हैं बोन डिजीजेस, टाइप्स एंड प्रिकॉशंस, हड्डियों के रोग, प्रकार और सावधानियां। और इस विषय पर बातचीत के लिए विषय के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय शुक्ला, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर RML हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर इन अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और साथ ही ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले जब हड्डियों की बात आती है तो सारा हमारा जो शरीर है वो हड्डियों के ऊपर खड़ा है। हम खड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो हड्डियों में हर उत्तक जो है और जो अंग है वो हड्डियों के ही बीच में है। तो ऐसे में स्वस्थ जीवन के लिए हड्डियों का स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हड्डियाँ ही नहीं स्वस्थ होंगी तो फिर बाकी पूरा शरीर कैसे स्वस्थ हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि स्वस्थ हड्डियाँ हों जिससे कि हम स्वस्थ जीवन को जी सके। अगर आपके पास भी कुछ प्रॉब्लम है हड्डियों से रिलेटेड जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आज का विषय बोन डिजीजेस, टाइप्स एंड प्रिकॉशंस, और हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय शुक्ला, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर RML हॉस्पिटल। सर, सबसे पहले जब हड्डियों की बात आती है तो जानना चाहेंगे कि हड्डियों में किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं और किस किस तरीके की बीमारियां हड्डियों में हो सकती हैं? आपका बहुत अच्छा सवाल है। असल में हड्डियों में बहुत किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंड ये प्रॉब्लम्स हो सकता है एक ही हड्डी को अफेक्ट करे, हो सकता है शरीर की सारी हड्डियों को या काफ़ी हड्डियों को अफेक्ट करे। ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि छोटे बच्चों को अफेक्ट करें ज़्यादा, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो बड़ों को ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी हड्डियों को अफेक्ट कर सकती हैं। कई प्रॉब्लम्स हैं जो हमारा जेनेटिक मिला है वंशानुगत उसकी वजह से होती हैं, कुछ डेवलपमेंटल होती हैं, कई एक्वायर्ड होती हैं। तो बहुत किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, एंड इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को जिनके बारे में मालूम है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है जो एडल्ट्स में होता है, वही जब छोटे बच्चों में हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो रिकेट्स बोलते हैं, रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, वो भी एक प्रकार की प्रॉब्लम है जिसमें हड्डियां कमज़ोर होती हैं। कई दफ़े हड्डियां कमज़ोर होने के बजाय ज़्यादा ठोस हो जाती, वो भी समस्या है, उसको हम ऑस्टियोपेट्रोसिस कह सकते हैं। तो ऐसे कई सारे कैंसर्स हैं, कई सारे ट्यूमर्स हैं जो बोन्स को अफेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। कई सारे इन्फेक्शंस हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। कई सारी जो हमारी जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं बॉडी में, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हड्डियों में हो सकती हैं। जी, कर्नाटका से एक मैसेज आया है, वो है सागर का, 24 साल के हैं। वो लिखते हैं, उनके 2 क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस लाइक विच फूड टू टेक एंड विच एक्सरसाइज वी शुड डू टू कीप आवर बोन्स हेल्दी। साथ ही वो जानना चाहते हैं, पीपल्स यूजुअली से दैट डूइंग एक्सरसाइज इन जिम कॉजेज बोन वीकनेसेस इन ओल्डर एज, सो इज दिस अ मिथ और फैक्ट? प्लीज गिव सम सजेशंस। तो जो पहला उनका सवाल है, तो बोन्स को जो
रिक्वायरमेंट होती है सबसे ज़्यादा वो है कैल्शियम की। कुछ और मिनरल्स हैं जो कैल्शियम जैसे मैग्नीशियम वगैरह वो इम्पोर्टेंट हैं। एंड विटामिन्स में विटामिन डी वो बोन्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है, तो इसका आपकी डाइट में पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। तो इसमें जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं। तो दूध है, दही है, पनीर है, चीज़ है, ये सब आपके डाइट में हो तो बहुत अच्छा रहता है। आप धूप में ज़रूर निकलें। डाइट से साथ साथ जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी में क्षमता होती है खुद बनाने की। तो अगर हमारा सन में एक्सपोजर होता है डेली 15-20 मिनट का, तो हम पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। उसके अलावा विटामिन डी बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने के उसमें अलग से फोर्टिफाई होके आता है। तो वो आप देख लें जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे जूसेस हैं, चाहे मिल्क है और चीज़ें हैं, उसमें कई में अलग से विटामिन डी मिलाया जाता है। एंड एक्सरसाइजेस भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बाकी जो उनका कहना है कोई भी एक्सरसाइज जिम में अगर आप अनट्रेन्ड तरीके से करते हैं तो नुकसान कर सकती है। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज मॉडरेशन में करते हैं, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, तो हमेशा एक्सरसाइज फ़ायदेमंद ही होती है। जी बिल्कुल। दिल्ली द्वारका से यशपाल जी का मैसेज आया। वो लिखते हैं कि विटामिन डी कितना इम्पोर्टेंट है, जो अभी आपने बताया बोन्स के लिए। इसके साथ वो लिखते हैं कि अगर कोई डायबिटिक है तो उसकी बोन्स पे क्या असर पड़ता है और किस तरीके से वो अपने बोन्स को बचाव कर सकता है अपने बोन्स का। तो विटामिन डी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी विटामिन्स हैं उसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोन्स के लिए। तो जैसे मैंने बताया तो धूप में निकलना बहुत आवश्यक है। एंड डायबिटिक्स का जो इनका सवाल है उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज सच डायबिटीज़ जो है एक ऐसी बीमारी है जिसका कंट्रोल और मॉनिटरिंग दोनों पॉसिबल है। एंड अगर उसका कंट्रोल और मॉनिटरिंग अच्छा है तो फिर बोन्स पे इफेक्ट नहीं आता है। बोन्स पे डायबिटीज़ की वजह से दूसरे तरीके से असर आ सकता है। अगर आप डायबिटीज़ का ध्यान न रखें, दवाई ठीक से ना लें, आप जो है वो मॉनिटरिंग ना करें और आपको डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, जैसे कि आपका किडनी गड़बड़ हो जाए, तो वो सब जब प्रॉब्लम्स होती तब आपकी बोन्स जो हैं वो फिर उन प्रॉब्लम्स की वजह से, उन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बोन्स खराब हो सकती हैं। जी, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जी जी, एक कॉलर हमसे जुड़े, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। नमस्कार जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं जलंधर से रूप खन्ना बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 61 साल है। जी खन्ना जी। मुझे अगस्त में चिकनगुनिया हुआ था जी। उसके बाद अभी तक मेरे जॉइंट पेन बहुत ज्यादा है, पर्टिकुलरली नी जॉइंट में जी और एंकल में। जी। तो ये कितनी देर तक परसिस्ट करती है, या इसके लिए कोई मेडिकेशन करनी पड़ेगी या मतलब वैसे ही ठीक हो जाएगा? जी जी, तो आपका बहुत अच्छा सवाल है खन्ना जी। ऐसा है कि इसको जो है ना चिकनगुनिया है और भी कई सारे इन्फेक्शंस हैं जिसके बाद हम लोगों को जॉइंट्स में कई दफ़े पेन हो जाता है। इसको हम रिएक्शनरी पॉलीआर्थराइटिस बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि ये परमानेंट नहीं होता है। इसकी अच्छाई यही है कि ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ दिन रहेगा फिर ठीक हो जाएगा। बट वो प्रॉब्लम इसमें क्या है कि कितने दिन रहेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोगों में तो कुछ महीने ही रहता है, कुछ लोगों में 1-2 साल चलता है, कुछ लोगों में तो कई साल बाद तक भी होता है। तो असल में हर डिजीज का एक स्पेक्ट्रम होता है और किसी में माइल्ड होती है प्रॉब्लम, किसी में सिवियर होती है, किसी में होता भी नहीं है। कई लोगों को चिकनगुनिया होता है और बाद में नहीं होता है जॉइंट पेन्स। तो हर इंडिविजुअल अलग है, बट ये ठीक हो जाएगा। और अगर इसमें आपको दिक्कत ज़्यादा कर रहा है तो फिर इसमें मेडिकेशन लेना ज़रूरी है। अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं तो हम लोग पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो डॉक्टर से मिलें। एंड अगर डॉक्टर्स देखते हैं, अगर उनको लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो फिर हम लोग कुछ डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन वगैरह, उसका कोर्स एडवाइस करते हैं कि आप वो ले लें 1-2 महीने, एंड उससे कई लोगों को काफ़ी रिलीफ मिल जाती है। थैंक यू डॉक्टर। जी नमस्कार।
नमस्कार। एक और कॉलर है, आइए उनसे जुड़ते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं लोधी रोड से बोल रहा हूँ। जी। कि मेरी मिसेज को ना घुटनों में बहुत दर्द है, राइट है घुटने में, और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो बोले ग्रीस कम हो गई जी। तो, लेकिन कमर में भी दर्द है। तो मैं ये पूछना चाहता था कि कमर दर्द से भी कोई घुटने दर्द का रिलेशन है या घुटने ग्रीस के कारण ये दर्द है? और दवाइयाँ 15-20 दिन हो गए थे, कभी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। असल में क्या है, आपकी पत्नी की उम्र कितनी है? उनकी उम्र है जी 55 साल। तो जो 55 साल की उम्र के जो लोग होते हैं उनमें हो सकता है कि एक ही प्रॉब्लम हो, केवल घुटने की हो, केवल कमर की हो, और कई लोगों में दोनों होते हैं। कमर की भी प्रॉब्लम होती, घुटने की भी प्रॉब्लम होती जी। वो 5 मिनट ज्यादा खड़ा होती है ना, ज्यादा देर तक, तो घुटना इतना दर्द हो जाता है कि वो मुश्किल हो जाता है खड़े होना। जी। तो असल में क्या है कि कई दफे कमर का पेन भी नीचे हमारी टांगों में जा सकता है। जो आपका सवाल था कि ये घुटने की प्रॉब्लम क्या अपनी वजह से है या कमर की वजह से है, बट वो यूजुअली घुटने में अकेले नहीं होगा, वो होगा तो टांग में जाएगा, जैसे आपके हिप में जाएगा या थाई में, या हो सकता है नीचे पूरे लेग में जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल घुटने में पेन होगा। एंड जो घुटने की प्रॉब्लम होगी तो जब भी वो घुटना मूव करेंगी, चाहे बैठ के घुटने को मोड़ रही, सीधा कर रही, तो दर्द करेगा। उनको जो है सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी, तो ये सारी जमीन पे बैठने में दिक्कत होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जब घुटने की तकलीफ होती है तो होती है। बट जैसे तो सर आप किस दिन देखते हैं, ओपीडी में देखते हैं सर? हाँ, मैं देखता हूँ। कौन से डेज? मंडेज एंड थर्सडेज को मिलता हूँ। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। इसी के साथ रांची से एक मैसेज आया है, वो है अनूप कुमार का। वो लिखते हैं कि 54 इयर्स के हैं, बीपी शुगर माइल्ड है, जॉइंट पेन रहता है फिंगर्स में और बैकबोन में बहुत पेन रहता है। प्लीज़ सजेस्ट करें क्या फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ क्या इलाज करवाया जाए। तो इन्होंने बताया इनकी उम्र कितनी है? 54 और इनको बैक पेन है और हाँ, फिंगर पेन है, बैक पेन है, जॉइंट्स पेन है और इनको माइल्ड शुगर प्रॉब्लम भी है। हाँ, तो असल में जो माइल्ड शुगर प्रॉब्लम है उसके लिए तो वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियन को दिखा के उसका ट्रीटमेंट लेते रहें, मॉनिटर करते रहें। जहाँ तक बैक एक की प्रॉब्लम है, तो बैक एक अगर अलग से है, इनसे जॉइंट पेन से रिलेटेड नहीं है, तो यूजुअली इस एज में जो बैक पेन्स हैं, अगर वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, उनके काम में ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, तो फिर वो फिजियोथेरेपी एंड प्रॉपर पोस्चर ट्रेनिंग, थोड़ा बैक के मसल्स को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइजेज वगैरह करके ठीक रहता है। ओके। एंड जॉइंट पेन्स का देखना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में देखना होगा कि कौन से जॉइंट्स अफेक्टेड हैं, कितने जॉइंट्स अफेक्टेड हैं, क्या शरीर के दोनों साइड के हैं कि एक ही साइड के हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, वो तो उसके लिए ज़्यादा डिटेल्स होंगे तभी हम उनको कुछ जानकारी दे पाएंगे, उसमें स्वेलिंग आती कि नहीं आती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। चाणक्य चौक गाजियाबाद से मनोहर लाल गांधी पूछते हैं, दिन भर बैठकर काम करने से हमारी रीढ़ की हड्डी में क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और 50 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको कितना हार्डवर्क करना चाहिए, प्लीज इसके बारे में बताएं। तो असल में काम करने से कोई हड्डियों में दिक्कत नहीं होती है, बट आपको अपना पोस्चर सही रखना पड़ता है। आप अपना अगर पोस्चर सही रखेंगे, अगर आपका ट्रैवलिंग का वर्क है तो आप ट्रैवल करते समय ध्यान रखेंगे कि शरीर में जर्क्स ना लगे, है ना, तो फिर आपके रीढ़ की हड्डी में यूजुअली प्रॉब्लम्स नहीं होती। एंड हल्का फुल्का अगर आपको कहीं स्टिफनेस या हल्का पेन कुछ लगता है, तो इसका मतलब है वो कह रही कि आप उन पे ध्यान दीजिए। आपको फिर बैक के मसल्स को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइज सीखनी चाहिए, वो आप रेगुलरली करेंगे तो यूजुअली वो ठीक रहती हैं, कोई प्रॉब्लम करती नहीं है। और बाकी जो काम करने की बात है, वो आपको स्वयं हर इंसान जानता है कि उसके शरीर में कितनी ताकत है, कितना वो काम कर सकती है। तो उस हिसाब से अपने शरीर के हिसाब से आप जो भी काम करेंगे, सही ढंग से करेंगे तो आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। बट हाँ, धीरे धीरे एज के साथ थोड़ा हैवी वर्क, हैवी लोड्स उठाना, ये सब चीज़ें थोड़ा सावधानी के साथ या
अवॉइड करना पड़ता है, अगर खास तौर से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, मेडिकल प्रॉब्लम। तो जी बिल्कुल, शरीर के स्वस्थ रहने के लिए हड्डियों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और आज हम विषय लेकर आए हैं बोन डिजीजेस, टाइप्स एंड प्रिकॉशंस। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868107070 पर। साथ ही साथ आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0112342180, 011234218084। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक। मानव शरीर को देखा जाए दोस्तों तो मानव शरीर अपने अंदर कई सारे सरप्राइजेस समेटे हुए हैं। और आज रेडियो डॉक्टर में हम विषय लेकर आए हैं बोन डिजीजेस, टाइप्स एंड प्रिकॉशंस। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय शुक्ला, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर RML हॉस्पिटल। सर, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, एक मैसेज आया है लता का, लखनऊ से। वो लिखते हैं कि बोन डिजीजेस क्या जेनेटिक भी होती है? जी, असल में कुछ बोन डिजीजेस जेनेटिक भी होती हैं। इसमें मुख्य तौर से एक डिजीज़ है जिसका नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो इसमें क्या होता है कि जो हम पैदा होते हैं तो जो बोन्स हैं वो बहुत ब्रिटल होती हैं और उस वजह से वो बहुत आसानी से टूट जाती हैं। एंड इसमें कई कैटेगरीज होती हैं। जो सबसे सिवियर फॉर्म होता है उसमें बच्चे पैदा ही नहीं हो पाते हैं, स्टिल बर्थ होती है मदर को। तो बट बाकी जो फॉर्म्स हैं वो जो माइल्ड हैं वो लोग तो ऑलमोस्ट पूरा लाइफ अपना जीते हैं। बाकी लोगों के या तो वो छोटे रह जाते हैं हाइट में, हड्डियां टेढ़ी होती हैं और क्योंकि टूटती हैं तो जुड़ जाती हैं, एंड कुब निकलना होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इनको। एक और डिजीज है मार्फन सिंड्रोम, तो ये भी जेनेटिक है। तो ऐसे जेनेटिक डिजीजेस भी बोन्स को अफेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। पटना से एक मैसेज आया है, ये है राधा का। वो लिखती हैं उनका 6 महीने का बच्चा है, और जो 6 महीने का बच्चा है उनका, उसके पाँव अंदर की तरफ को घूम गए हैं। तो इसका क्या कारण है और क्या इलाज रहेगा? तो जहाँ तक कि जिस प्रकार से इन्होंने लिखा है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये क्लब फुट होगा, जिसमें कि बच्चों के पैदाइशी ही जो है दोनों पैर अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। तो आजकल जो है वो जो प्लास्टर टेक्निक है उसको अगर ठीक से यूज़ किया जाए उस पेशेंट पे, बच्चे पे, तो फिर उसकी जो है जो हड्डियां हैं वो सीधी हो जाती हैं, पैर सीधा हो जाता है। और उसके बाद जब तक उसकी ग्रोइंग एज है तो उनको पेरेंट्स को कुछ प्रिकॉशन रखना पड़ता है, कुछ स्पेशल टाइप के शूज़ वगैरह पहनाने पड़ते हैं और मॉनिटर करना पड़ता है। तो यूजुअली फिर बच्चे ठीक हो जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत रेयर होता है कि उनमें सर्जरी की आवश्यकता पड़े। जी बिल्कुल। जय बहादुर सिंह नई दिल्ली से लिखते हैं उनकी पत्नी लगभग 1.5-2 सालों से घुटनों के दर्द से परेशान है, सूजन रहती है। दर्द तो अब नहीं है, यानी 1.5-2 साल से जो दर्द है वो कभी कम हो जाता है, सूजन नहीं जा रही है। एक्सरे करवाया है, अल्ट्रासाउंड, MRI और ब्लड टेस्ट हो गए हैं। ऑस्टोपोनिया, एक घुटने में गैप कम बताया गया है। विटामिन डी, साप्ताहिक विटामिन डी और कैल्शियम दवाएं ले रहे हैं, बहुत ले चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं मिल रहा है। क्या करें प्लीज बताएं। तो एज बताई इन्होंने कितनी है? नहीं सर, एज तो नहीं बताई, लेकिन अच्छा, तो असल में थोड़ा एज अगर पता चलता है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो समस्याएं हैं इनकी घुटने की है, जोड़ की है, जॉइंट की। तो जो आर्थराइटिस हैं जो जॉइंट्स को अफेक्ट करती है वो 200 से ऊपर कारणों से हो सकती है। एंड जो ज़्यादा एल्डरली लोगों में जो कॉमनली देखा जाता है, जिसमें बोला जाता है कि गैप कम हो गया है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है जो कि एल्डरली पेशेंट्स में होता है। बट अगर इनकी पेशेंट की उम्र कम होगी तो वो किसी और टाइप की आर्थराइटिस भी हो सकती है। तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें जो है यूजुअली अगर आराम नहीं मिल रहा है तो फिर उसमें देखना पड़ता है। बहुत एडवांस्ड है, एंड स्टेज है, तो सर्जरी करनी पड़ती है, उसमें नी रिप्लेसमेंट्स वगैरह करने पड़ते हैं। और जो बाकी जो डिजीजेस हैं, जो दूसरे किस्म की आर्थराइटिस हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को छोड़ के,
वो फिर डायग्नोज करते हैं कि कौन सी टाइप की आर्थराइटिस है, और फिर वो कई सारी जो है वो दवाइयों से यूजुअली ठीक हो जाती है। जी बिल्कुल। उन्होंने एक वर्ड लिखा है सर, ऑस्टोपोनिया। तो असल में जो ऑस्टियोपीनिया उनका मतलब होगा ऑस्टियोपीनिया। तो ऑस्टियोपीनिया जो है वो तो किसी भी आर्थराइटिस में जो है ना आसपास की सराउंडिंग बोन्स में डेंसिटी थोड़ा कम होने की वजह से ये पिक्चर आ सकती है। बट वो ऑस्टियोपीनिया जो है ना का एक्सरे जो है वो फाइनल डायग्नोसिस नहीं होता है, उसके लिए हमें एक डेक्सा स्कैन करके एक टेस्ट है वो कराना पड़ता है। एंड बोन अगर आर्थराइटिस में कारण है तकलीफ की तो उसमें कैल्शियम और विटामिन डी का कोई रोल नहीं है। जी, यूरिक एसिड भी कह रहे हैं बड़ा रहता है उनकी वाइफ का। असल में यूरिक एसिड भी जो वो बता रहे हैं ना, तो यूरिक एसिड जो क्लासिकली जो अफेक्ट करता है वो हमारे पैर के अंगूठे का जो मेन जो जॉइंट है उसको अफेक्ट करता है। अच्छा, अंगूठे का और पंजे जो का, हाँ जो अंगूठा और पंजे का बीच का जो जॉइंट है सबसे ज्यादा वहाँ अफेक्ट होता है। नॉर्मली ये नीज वगैरह को यूरिक एसिड की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती। जी बिल्कुल। एक मैसेज आया है मेरठ से, वो यही कह रहे हैं कि उनके जो अंगूठा है और पंजा है उसके बीच में उनका जो जॉइंट है वो बहुत ज्यादा बाहर की तरफ को निकल रहा है और वो पेन होता है जब वो शूज पहनते हैं। ओके, तो ये असल में डिफरेंट कंडीशन है। इसको हम लोग बोलते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में हेलिक्स वैल्गस। तो होता क्या है, जो अंगूठा है पैर का वो मिडलाइन से बाहर की तरफ डिविएट होने लगता है। नॉर्मली आप देखेंगे जो अंगूठा है पैर का वो तो आगे की तरफ पॉइंट करता है, इसमें वो बाहर की तरफ पॉइंट करने लगता है। तो क्योंकि बाहर की तरफ वो पॉइंट करता है तो फिर जो जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पे एक बम्प सा क्रिएट होता है एंड वो फिर पेन करना शुरू करता है। बट वो फिर उसका पूरा प्रॉपर असेसमेंट करना है। उसमें एक्सरे स्पेशल हम लोग कराते हैं जिसमें स्टैंडिंग खड़े होके भी एक्सरे लेते हैं पैर का। उसमें एंगल कितना है, कितना टेढ़ापन है। शुरुआती स्टेज में तो शू मॉडिफिकेशन, जैसे शू ऐसे पहने जो आगे से चौड़े हों, फ्लैट शूज पहने, हील्स वाले ना पहने, नैरो पॉइंटेड शूज ना पहने। एंड फिर हम लोग कई दफे अंगूठा और जो दूसरी उंगली है पैर की उसके बीच में एक वो ग्रेट टो सेपरेटर बोलते हैं उसको लगा देते हैं। तो इससे कई लोगों को रिलीफ मिलती है। जिन पेशेंट्स में एंगल बहुत ज्यादा होता है तो उनमें फिर सर्जरी भी करनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है। जी, वो तो पूरा पेशेंट को फिर दिखाना पड़ेगा उनको, किसी डॉक्टर को, किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को, वो फिर उसको असेस करेंगे। जी बिल्कुल। मैसेज आया है बेंगलुरु से सूर्य प्रभा का। वो लिखती है कि बोन डिजीजेस के शुरुआती लक्षण क्या रहते हैं और कैसे पहचाना जाए कि शुरुआत हो रही है डिजीजेस की, बोन डिजीजेस। असल में वो बेसिकली जो भी लक्षण है वो डिपेंड करेगा कौन सी डिजीज है उसके ऊपर। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया ऑस्टियोपोरोसिस। अब जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसके शुरुआत में कोई भी लक्षण नहीं होते। वो उसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट थीफ, एक चोर जो कि आपकी तिजोरी से धीरे धीरे चोरी कर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। एंड इस केस में वो चोर जो है हड्डियों को खोखला करता है, हड्डियों को वीक करता है, तो आपको पता ही नहीं चलता है। पता उस दिन चलता है जबकि उतनी ज्यादा वीक हो गई कि एकदम से टूट गई, तो उस दिन पता चलता है। बट तब तक वो बहुत लेट होता है। तो क्या कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करेगा क्या डिजीज है। अगर इन्फेक्शन है तो उसमें पेन, फीवर, इतना सिवियर पेन होगा, इतना सिवियर, इतना हाई ग्रेड फीवर होगा, चलने ही मुश्किल होगा। तो हर जो है जो प्रेजेंटेशन है वो डिपेंड करेगा कौन सी डिजीज अफेक्ट कर रही बोन को, उसके हिसाब से। जी बिल्कुल। सूर्य बाबा, आप मैसेज कर सकते हैं कि आप किस डिजीज के बारे में जानना चाहते हैं और किस डिजीज के लक्षण के बारे में जानना चाहते हैं। एक मैसेज आया है बिहार किशनगंज से। वो लिखते हैं कि उनकी उम्र 26 साल है, वो मजदूरी का काम करते हैं और उनके पैर में हमेशा दर्द रहता है। पैर मतलब पंजा हुआ? जी, क्योंकि कई लोग पैर को, पूरी टांग को भी पैर बोलते हैं। तो असल में डिपेंड करता है ना, बिकॉज अगर पंजे में दर्द है तो पंजे में एड़ी, केवल एड़ी में दर्द है कि पूरे पंजे में दर्द है, तो इसमें दिखाना जरूरी होगा। जी। मैसेज दूसरा आया उनका पैर की हड्डी।
अब कौन सी हड्डी हाँ वही तो है ना, क्योंकि पैर में बहुत हड्डियाँ बहुत होती हैं, बिल्कुल। तो वही तो ना, तो इसलिए जो है ये थोड़ा दिखा लें तो बेटर रहेगा। जी बिल्कुल। सर एक मैसेज आया है, ये लिखा है चंडीगढ़ से, ऋतु ने, वो लिखती हैं ग्रोथ प्लांट इंजरीज क्या रहती हैं और इन्फेक्शन कैसे हो जाता है, उनके बच्चे को ये हो चुका है ग्रोथ। तो इनका कहने का तात्पर्य है ग्रोथ प्लेट, ग्रोथ प्लेट इंजरीज। तो होता क्या है कि जैसे आपने शुरुआत में बताया कि जब हम बच्चे होते हैं तो ज़्यादा हड्डियां होती हैं, और जब बड़े होते हैं तो वो हड्डी, छोटी वाली हड्डी बड़ी हड्डी के साथ जुड़ के कम हड्डियां रह जाती। और उसका रीज़न ये है कि जब बोन ग्रो कर रही होती है तो जो ग्रोइंग एंड है और जो मेन बोन है उसके बीच में एक कार्टिलेज होता है, वो बोन नहीं होती, कार्टिलेज होता है। वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम ग्रोथ प्लेट कहते हैं। तो वो जो उसके अंदर बोन एक साइड में बनती जाती है, जिसकी वजह से हमारी बोन बढ़ती जाती है। तो वो बोन की ग्रोथ के लिए ग्रोइंग बच्चों में ग्रोथ प्लेट इम्पॉर्टेंट होती है। तो जब बच्चों को कई दफ़े इंजरीज होती हैं, तो एडल्ट्स में तो ग्रोथ प्लेट होती नहीं, तो उनमें इंजरी वहाँ पे होती नहीं है। तो बच्चों में क्योंकि ग्रोथ प्लेट होती है तो ग्रोथ प्लेट में इंजरी हो सकती। तो अगर ग्रोथ प्लेट में इंजरी हुई तो फिर क्या है कि या तो वो बोन ग्रो करना ही बंद हो जाएगा, तो वो बोन छोटी रह जाएगी, या हो सकता है इंजरी एक तरफ ज्यादा हो एक तरफ ना हो। तो क्या है, एक तरफ का ग्रोथ बंद हो गई, एक तरफ ग्रो करता जाएगा, तो बोन टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर उससे बोन में टेढ़ापन आ जाता है। तो डिपेंड करता है कि किस एज पे इंजरी हुई, कितनी ग्रोथ की क्षमता बाकी है उस हड्डी में, और एक तरफ हुई या पूरी में हुई, तो उस हिसाब से या तो ग्रोथ स्टंटेड होगी या टेढ़ापन आएगा। एंड इन्फेक्शन एक अलग समस्या है। तो जो इन्फेक्शन है वो बोन को भी अफेक्ट कर सकता है, एडल्ट्स में भी कर सकता है, और बच्चों में बोन के साथ ग्रोथ प्लेट को भी अफेक्ट कर सकता है। तो कई दफे इंजरी के बजाय इन्फेक्शन से ग्रोथ प्लेट डैमेज हो जाती, और डैमेज डिपेंड करेगा पूरी ग्रोथ प्लेट डैमेज हो गई या एक तरफ की हुई आधी, तो फिर उसके हिसाब से। जी, तो सर बच्चे तो खेलते रहते हैं, कभी गिरते हैं, कभी कुछ चोट लगती है उन्हें, ऐसे में किस तरीके की सावधानियां रखनी चाहिए कि जिससे कि जो ग्रोथ प्लेट है वो इंजर्ड ना हो, उसको कोई नुकसान ना हो? असल में देखिए, बच्चे तो खेलेंगे ही, अब खेलेंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे? जी, तो जो है ना, बट ये सावधानी से खेलें कि जो भी एरिया, जैसे क्या होता है ना, बहुत जगह हम लोग बच्चों को पार्क में भेज देते हैं, बट वहाँ गड्ढे भी होते हैं, पता नहीं चलता है घास है, बट ये देख लेना चाहिए कि गड्ढे वगैरह नहीं है, ज़मीन समतल है, तो नॉर्मली जो है फिर चोटें खास नहीं आती। बच्चे गिरते ज़रूर हैं बट हर एक को चोट नहीं आती। प्रॉब्लम होती है जबकि आप अनइवन ग्राउंड पे खेल रहे हैं जहाँ गड्ढे हैं, तो पैर मुड़ गया, ट्विस्ट हो गया, या पता चला आप छत पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं छत वीक है, कमज़ोर है, आप गिर जाते हैं, तो फिर इन सब में ज़्यादा इंजरीज सिवियर होने का डर है। बाकी तो बच्चों को तो खेलना ही है। जी बिल्कुल। आज हमारा विषय है बोन डिजीजेस, टाइप्स एंड प्रिकॉशन। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक, रेडियो डॉक्टर आपके साथ, और आज हमारा विषय है बोन डिजीजेस, टाइप्स एंड प्रिकॉशंस, और हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय शुक्ला, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड ऑर्थोपैडिक सर्जन, डॉक्टर RML हॉस्पिटल। दोस्तों, जब हम शरीर की बात करते हैं तो शरीर के साथ साथ हड्डियों का स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, और आजकल की जो ज़िंदगी है, भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, उसमें अपने ध्यान रखने के साथ साथ हम कई बार हड्डियों का ध्यान रखना बिल्कुल भूल जाते हैं। हमें लगता है थोड़ा दर्द हो रहा है, दवाई खा लेते हैं, मलहम लगा लेते हैं और उसके बाद काम पर लग जाते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी भी लापरवाही कई बार बहुत बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकती है। और आज हम बात कर रहे हैं बोन डिजीजेस, टाइप्स एंड प्रिकॉशंस की। सर, जब हम बात करते हैं बोन डिजीजेस की तो एक होता है हेयर लाइन फ्रैक्चर,
जो कई बार महिलाओं में घर में ही काम करते करते हो जाता है, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं। ये चंडीगढ़ से मैसेज आया है कि उनकी वाइफ 45 ईयर्स की हैं, वो अलमारी से कुछ सामान निकाल रही थी और वो चेयर से गिरी और उन्हें हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया। तो इसके लिए आगे वो प्रिकॉशन क्या लें, क्योंकि वो दर्द हमेशा बना रहता है उनके पैर में। तो हेयर लाइन फ्रैक्चर जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अगर फ्रैक्चर होता है तो प्रॉब्ली फ्रैक्चर्स में बेस्ट फ्रैक्चर है इन द सेंस कि हड्डी अपनी जगह से हिलती नहीं है, तो जो है वो आसानी से उसमें खींचना नहीं पड़ता, हड्डी बिठानी नहीं पड़ती, ऑपरेशन यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो और जुड़ जाती हड्डियाँ। तो बट प्रॉब्लम क्या होती है, कई दफ़े मिस हो जाती, क्योंकि वो इतनी बारीक फ्रैक्चर होते हैं कि कई दफ़े वो दिखाई नहीं देते हैं जब तक आप एक्सरे को बहुत ध्यान से ना देखें। तो डिपेंड करता है पेशेंट में, अगर वो फ्रैक्चर मिस हो गया, निगलेक्ट हुआ एंड उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो फिर वो आगे चल के तंग कर सकता है, पेन कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। तो बट यूजुअली जो फ्रैक्चर्स हैं, हेयर लाइन एंड दूसरे फ्रैक्चर्स भी जुड़ जाते हैं एंड यूजुअली आगे दिक्कत नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। एक मैसेज आया है, ये मैसेज है, जगह का नाम तो नहीं लिखा है, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई है। ललित भाटिया हैं और उनकी एज 64 है, अहमदाबाद से है। वो लिखते हैं कि उनकी वाइफ सुनीता है, जिनको प्रॉब्लम है कि लेग थंब वर्टिकल विदाउट पेन एंड एज यू सेड स्टार्ट प्लेस थिक। हर ग्रैंडमदर वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम। सॉरी, मैं समझ नहीं पाया, क्या बोला उन्होंने? जी, वो लिखते हैं माय वाइफ सुनीता हैज प्रॉब्लम विद लेग थंब, जो पैर का अंगूठा। अच्छा, पैर का अंगूठा। हाँ, वर्टिकल विदाउट पेन एंड एज यू सेड स्टार्ट प्लेस थिक। हर ग्रैंडमदर वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम। जो मैंने कहा था हेलिक्स वैल्गस की जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो वो वही डिपेंड करता है कि अगर शुरुआत है तो शू मॉडिफिकेशन, जो जूते जो ब्रॉड हैं आगे से, जो फ्लैट शूज हैं उनको, फ्लैट सैंडल्स हैं उनको पहनना है। एंड जो है कई दफ़े ग्रेट टो सेपरेटर लगाते हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो सर्जरी भी करनी पड़ती है। ओके, राइट। एक मैसेज आया है, लिखते हैं कि राइट हिप में टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो चुका है 2019 में, लेफ्ट थिक, लेकिन उसमें पेन रहता है, ऐसे में क्या किया जाए वो जानना चाहते हैं। एज बताइए इन्होंने। 38 ईयर्स। तो ये यंग पेशेंट है और दोनों हिप्स में प्रॉब्लम है। तो कॉमनली आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोनेक्रोसिस। वो भी एक बोन डिजीज है। उसको दूसरा उसका टर्म है एवैस्कुलर नेक्रोसिस। तो कई कारण होते हैं जिसकी वजह से जो बोन है उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, और उस ब्लड सप्लाई के रुकने की वजह से वो बोन जो है अंदर से गलने लगती, वीक होने लगती, खोखली होने लगती, एंड फिर वो ख़राब होती है। तो उसके ऊपर जो जॉइंट सरफेस है, जो जॉइंट कार्टिलेज है, वो भी ख़राब होने लगता है, पेनफुल हो जाती। जब बहुत ज़्यादा जॉइंट ख़राब हो जाता है फिर पूरा जॉइंट चेंज करना पड़ता है। तो जो हिप में फीमर बोन जो है उसका जो ऊपर जो बॉल है, जो वो है, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। और आजकल के बच्चों में जो जिम जाते हैं उनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, कि बहुत सारे जिम्स में बॉडी को जल्दी बिल्ड करने के चक्कर में जिम वाले जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स देते हैं उसमें स्टेरॉइड्स मिला के देते हैं, एंड ये स्टेरॉइड्स ज़्यादा मात्रा में आप लेंगे तो हार्मफुल होते हैं। उससे ये ऑस्टियोनेक्रोसिस और वैस्कुलर नेक्रोसिस बहुत कॉमन है। वैसे भी डिजीज़ेस के लिए लोग स्टेरॉइड्स जब बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे बीच में कोविड में बहुत लोगों ने स्टेरॉइड्स का ओवर यूज़ किया, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को हुई, एंड उस वजह से जो हिप रिप्लेसमेंट्स हैं उनके नंबर भी बहुत बढ़ गए। जी बिल्कुल। उड़ीसा से एक मैसेज आया है नवीन कुमार का। उनकी उम्र 55 साल है। कमर के दाएं भाग में एक बिंदु पर पेन होता है जिसके कारण दाएं भाग के रिब्स में दर्द होता है। क्या किया जाए और क्या बीमारी है ये, वो जानना चाहते हैं। तो कमर के दाएं भाग में अगर पेन हो रहा है तो कमर का कौन सा हिस्सा, क्योंकि कमर जो है ना थोड़ी
बड़ा सेगमेंट होता है राइट सर। एंड अगर वो रिब्स का हिस्से के पास, क्योंकि रिब्स में भी बता रहे हैं पेन हो रहा है, जी। तो मतलब वो जो हमारा टेक्निकल टर्म है डोर्सो लंबर स्पाइन के जंक्शन के आसपास की प्रॉब्लम होनी चाहिए। इनकी एज इन्होंने कुछ बताई? जी 55 ईयर्स। 55। और कब से प्रॉब्लम है, साथ में बुखार है कि नहीं? क्योंकि बहुत कारण हो सकते हैं। जो कॉमन है इस एरिया में, इन्फेक्शन भी होता है। हमारे देश में टीबी बहुत कॉमन है, वो एक कारण है। कई लोगों में बोन्स जो है वीक होते हैं तो फ्रैक्चर भी कर जाते हैं, चोट वोट लगने से भी हो सकते हैं, तो वो भी एक कारण है। कई लोगों में मैकेनिकल पेन होता है कि पोस्चर ठीक नहीं रखा, वेट वगैरह ठीक से नहीं उठाया, तो उस सब से भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मेरे को लगता है इनको दिखा लेना चाहिए किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को, एंड उसके बाद वो फिर जो भी टेस्ट वगैरह करा के, जो भी है क्लिनिकली देख के कोई डायग्नोसिस बनाएंगे। जी बिल्कुल। दिल्ली से मैसेज आया है साध्वी का। वो लिखती हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस बड़े एज के लोगों को होता है। जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस क्या रहता है? उनके बच्चों को ये बताया गया है, मतलब एक बच्चे को जी, तो 16 साल एज है। जी, तो असल में क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है नॉर्मली एडल्ट्स में होता है, और बच्चों में जो है यूजुअली ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, रिकेट्स होती है। तो रिकेट्स भी बोन्स को वीक करती है, उसका कारण अलग होता है। ऑस्टियोपोरोसिस भी बोन्स को वीक करती है, उसका कारण अलग होता है। तो जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस एक नई टर्म है। वो इसलिए है कि बहुत अब ये भी देखा जाता है कि जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उनमें बोन्स वीक है, बट कारण रिकेट्स नहीं है, कारण कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं है, बट कारण दूसरा है, और उसकी वजह से उनको रिकेट्स ना होके ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती। तो इसलिए इस टर्म में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, बट इसकी इंसिडेंस अभी कम है काफ़ी। अभी ज़्यादातर छोटे बच्चों में रिकेट्स ही होता है और ज़्यादा एडल्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस ही होता है। जी बिल्कुल। एक ऐसा ही क्वेश्चन और आया है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है ऑस्टियोपेट्रोसिस, डेंसिटी, इंक्रीज इन डेंसिटी। तो इसमें बच्चे को जो उसकी हड्डी है उसकी मोटाई बढ़ रही है, तो ऐसे में क्या किया जाए और क्या प्रिकॉशंस लिए जाए? तो असल में ऑस्टियोपेट्रोसिस बिल्कुल उल्टा है। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स कमज़ोर होते हैं, जो उनका जो डेंसिटी है वो कम होती है। ऑस्टियोपेट्रोसिस में बोन्स जो है डेंसिटी इंक्रीज होती, वो ज़्यादा सॉलिडिफाई होती, बट उससे उनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। क्या होता है, जब वो डेंसिटी ज़्यादा बढ़ती है तो फिर वो ब्रिटल होने लगती हैं, एंड बिकॉज वो ब्रिटल होती हैं तो उस वजह से वो टूटने लगती हैं, आसानी से टूट जाती हैं, आसानी से फ्रैक्चर होती हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो फिर वो जो है आपको इसमें एक एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा कि आपको ऑस्टियोपेट्रोसिस है कि नहीं, बिकॉज इट्स नॉट वेरी कॉमन, बहुत ही ज़्यादा कॉमन नहीं, इट्स समथिंग स्टिल रेयर। और ऑस्टियोपेट्रोसिस है कि नहीं है, तो किस वजह से है, और फिर उसका क्या ट्रीटमेंट है, तो वो जो है कोई स्पेशलिस्ट ही आपको प्रॉपर गाइड करेगा। जी बिल्कुल। सर, क्या ये ऑस्टियोपेट्रोसिस जो है वो भी जेनेटिक होता है? मतलब अगर माता पिता को है या किसी और? नहीं, ऑस्टियोपेट्रोसिस जेनेटिक नहीं होता, ऑस्टियोपोरोसिस भी जेनेटिक नहीं होता है। चांसेस होते हैं कि अगर माता पिता को हो तो आप में हो सकते हैं ज़्यादा, बट इट्स नॉट जेनेटिक। जी, वो जेनेटिक नहीं है। जेनेटिक तो मैंने बताया जैसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और मार्फन सिंड्रोम, ये जेनेटिक होते हैं। जी बिल्कुल। सर, अब वक्त कह रहा है कि चलना होगा, चलते चलते आप लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगे? आजकल गूगल और इंटरनेट का ज़माना है जी। तो हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत रिसोर्सेज हैं जो कि जब हम लोग स्वयं छोटे थे तो नहीं अवेलेबल थी। तो आदमी को क्यूरियोसिटी होनी चाहिए अपने शरीर के बारे में, बोन्स के बारे में, कि क्या चीज़ें उनको अफेक्ट कर सकती हैं, कैसे उनको हम प्रॉपर रख सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और उनके जो फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि वो हमें ज़्यादा समय तक हमें उपयोगी रहें और हमें उनका अलग से कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास ना भागना पड़े। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।
अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।